नमस्कार, मैं हूं नरेश भारी। आज हम इस वीडियो में मैकियावेली की अध्ययन पद्धति देखेंगे। मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी माना जाता है, तो उनका जो उन्हें आधुनिकता का अग्रदूत भी माना जाता है। तो उनका समस्या को चूज करना, समस्या को देखने का जो नज़रिया है, जो अध्ययन पद्धति है, वही उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बनाती है। तो वो कैसे मध्यकाल के विचारकों से भिन्न है, वो क्या तरीका है जो उन्हें आधुनिक बनाता है और मध्यकाल के विचारकों से उन्हें एकदम डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रदान करता है, वो देखते हैं। मध्यकाल के विचारक की जो मूल या इन जनरल वे में हम कहें तो जो अध्ययन पद्धति थी वो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी। हमने जब प्लेटो पढ़ा था तो प्लेटो की भी अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी, जिसमें एक अमूर्त सिद्धांत या एक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है और फिर उसे बाकी रियलिटी या बाकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स पर उन पर लागू किया जाता है। जैसे प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की अवधारणा को विकसित किया और फिर उसे कहा कि ये आइडियल है, इसे अन्य राज्यों पर लागू करना चाहिए। यह जो पद्धति है यह निगमनात्मक पद्धति कहलाती है, जिसे कहा जाता है कि यह जनरल टू पर्टिकुलर यानी सामान्य से विशेष की तरफ चलती है। पहले सामान्य संकल्पना विकसित की जाती है और फिर उसे विशेष उदाहरणों पर लागू किया जाता है। यह जो अध्ययन पद्धति थी निगमनात्मक, यह मध्यकाल की अध्ययन पद्धति थी मुख्य रूप से। लेकिन मैकियावेली ने मध्यकाल की इस अध्ययन पद्धति के विपरीत अनुभूति प्रधान और ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। ऐतिहासिक पद्धति जैसे अरस्तु ने अपनाया था। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और फिर उन्होंने संविधान में कमियां, संविधान के प्रकार, संविधानों का वर्गीकरण, कौन से क्रांतियों का वर्गीकरण, क्रांतियों के सामान्य कारण, विशेष कारण, ये निष्कर्ष निकाले। यानी पहले ऑब्जर्व किया, ऐतिहासिक रूप से इतिहास पढ़ा और फिर उस इतिहास से कंक्लूजन निकाले। तो यह जो अध्ययन पद्धति है यह अरस्तु की थी और यही अध्ययन पद्धति मैकियावेली के दर्शन में मिलती है। तो इस अध्ययन पद्धति को अनुभूति प्रधान तथा ऐतिहासिक पद्धति कहा जाता है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति को हम निम्नलिखित सब टाइटल्स में देखेंगे। फर्स्ट है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, कि कैसे उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल किया। दूसरा है प्रवेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल। तीसरा है साइंटिफिक जो साइंटिफिक होने से तात्पर्य होता है किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी जो कोजल रिलेशन एस्टेब्लिश करती हो। कंपैरेटिव, रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी, इसका उल्टा होता है आइडियलिस्टिक। छठा है आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथोडोलॉजी। तो हम देखते हैं ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। मैकियावेली ने रोमन इतिहास का अध्ययन किया। लीवी एक रोमन इतिहासकार थे। लीवी की पुस्तकों का विशेषकर उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने रोमन इतिहास का अध्ययन इसलिए किया कि इतिहास में उन्होंने राज्यों के उत्थान पतन के कारण, प्रकार, मनुष्य के अनुभवों का विश्लेषण, मनुष्यों को समाज से जोड़ने वाले सूत्र कौन से हैं, ये चीज़ें उन्होंने इतिहास से नोट की। इतिहास को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। तो उनका कथन है कि बुद्धिमान लोग कहते हैं
और उनका ये कहना है ये गलत नहीं है, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि भूतकाल में क्या हो चुका है, भूतकाल में क्या हो गया है, ये महत्वपूर्ण है, हमें उस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि संसार की प्रत्येक घटना प्रत्येक समय में भूतकाल से एक तात्विक तद्रूपता रखती है। देखिए मैकियावेली ये नहीं कह रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट इन इटसेल्फ का अर्थ ये है कि भी इतिहास, जो सब कुछ इतिहास में हुआ है वही आगे होगा, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इतिहास में कोई घटना घटी है और भविष्य में जो घटना घटेगी उनके बीच तात्विक तद्रूपता यानी एक मेटाफिजिकल सेमनेस या मेटाफिजिकल इक्वलिटी रखती है। ऐसा इसलिए होता है, और ये जो सेमनेस है ये क्यों होती है, इसके पीछे भी मैकियावेली कहते हैं कि चूंकि घटनाएं मनुष्य द्वारा संपन्न होती है और उन मनुष्यों द्वारा जिनकी भावनाएं सदा एक सी रहती है। कि इस कथन में अगर हम मैकियावेली की अध्ययन पद्धति का देखें तो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं। पहला है उनका इतिहास पर बल, यानी इतिहास हमारे लिए एक गाइडेंस के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इतिहास भविष्य में जो कुछ होगा और इतिहास में जो कुछ हुआ है उनके बीच में एक तात्विक तद्रूपता है। दूसरी चीज़ है वह है कि घटनाएं मनुष्य द्वारा संपन्न होती है। ये जो कथन है यह मैकियावेली को आधुनिकता की दृष्टिकोण की तरफ ले जाता है, आधुनिक दृष्टिकोण का परिचायक है कि हिस्ट्री या जो इतिहास निर्माण है वह मनुष्य के द्वारा होता है, न कि किसी पूर्व लिखित नियति का परिणाम है, ना ही ईश्वर जनित कारकों या ईश्वर के द्वारा लिखे लेख का परिणाम है, यह मनुष्य के द्वारा संपन्न होता है। और तीसरी बात इस कथन में जो महत्वपूर्ण है वह है कि मनुष्य द्वारा जिनकी भावनाएं, यानी मनुष्य एक भावना से प्रेरित इंसान है और उसकी भावनाएं परिणाम में अंतर पैदा करती है, लेकिन मनुष्य की भावनाएं कालातीत समय से भी सेम बनी हुई है। तो ये मैकियावेली का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है कि वो उसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि इतिहास हमारे लिए एक गाइडिंग फैक्टर है। लेकिन मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति है उसमें वो ऐतिहासिक है या नहीं है, यह भी एक बहस का विषय है। कुछ विचारक ये कहते हैं कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक नहीं है। उन्होंने पहले कंक्लूजन निकाले, वो उनकी पर्यवेक्षण सोच या अपनी बुद्धि से प्रेरित थे, और फिर उन पर्यवेक्षणों को, उन निष्कर्षों को सही साबित करने के लिए उन्होंने इतिहास का सहारा लिया। इतिहास में ऐसे उद्धरण या ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जो उन निष्कर्षों को वैध ठहराते हों। तो एक धड़ा ये कहता है कि ऐतिहासिक है। हमने देखा था कि किस सेंस में मैकियावेली ने स्वयं अपने दृष्टिकोण को ऐतिहासिक ठहराने का और इतिहास की महत्ता की बात की है। लेकिन वहीं महत्वपूर्ण विचारक जैसे डनिंग ने कहा कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति इतनी ऐतिहासिक है नहीं जितनी लगती है। उन्होंने लीवी का प्रयोग सिद्धांत खोजने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने खोजे हुए सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए किया है। यानी डनिंग और सेबाइन दोनों मानते हैं कि मैकियावेली की ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है वह ऐतिहासिक नहीं है। सेबाइन ने भी कहा कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया है, यह कहना भ्रमपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत का दृष्टांत देने तथा उन्हें पुष्ट करने के लिए इतिहास का प्रयोग किया है, जो उसके बिना इतिहास का आश्रय लिए हुए ही निकाले हुए थे। यानी उन्होंने बिना इतिहास का उपयोग किए ही ये निष्कर्ष निकाले थे, उनको सिर्फ पुष्ट करने के लिए उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल किया है। सेबाइन कहते हैं कि उनकी जो अध्ययन पद्धति है वह पर्यवेक्षण की थी, जिसमें उसका चातुर्य तथा सहज बुद्धि कार्य करती थी। यानी उसका अध्ययन पद्धति थी वो ऑब्जर्वेशनल थी, ऐतिहासिक नहीं थी। नेक्स्ट है मैकियावेली की अध्ययन पद्धति का सबटाइटल पर्यवेक्षणात्मक। पर्यवेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल।
जैसा सेबाइन कहते हैं कि मैकियावली की अध्ययन पद्धति ऑब्जर्वेशनल थी, उन्होंने अपने इर्द गिर्द के समाज से, इर्द गिर्द की पॉलिटी से, इर्द गिर्द के संदर्भ से चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्व के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। तो मैकियावली की अध्ययन पद्धति ऑब्जर्वेशनल कहलाती है। और ऑब्जर्वेशनल पर्यवेक्षण, अनुभूति आधारित पर्यवेक्षण, अनुभूति आधारित पर्यवेक्षण ही एम्पिरिसिज्म, अनुभवात्मक या आगमनात्मक पद्धति का आधार है, जो अरस्तु की थी, जिसमें ऑब्जर्वेशन से विशेष एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और फिर इस संविधान से, इस अध्ययन से जनरलाइज किया जाता है, सामान्यीकरण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह पद्धति आगमनात्मक पद्धति कहलाती है और इस आगमनात्मक पद्धति का आधार पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन है। तीसरा है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक से तात्पर्य क्रमबद्ध अध्ययन से है। तो मैकियावली ने क्रमबद्ध अध्ययन किया। मैकियावली ने कहा कि मनुष्य का उसके स्वभाव है, यह उस स्वभाव की स्वाभाविक पॉलिटी है और इस समस्या का यह सॉल्यूशन है। तो यह जो कार्यकरण संबंध स्थापित किया जाता है अध्ययन में, इस अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। तो मैकियावली ने कार्यकरण संबंध स्थापित कर वैज्ञानिक पद्धति का एग्जाम्पल दिया। तुलनात्मक, मैकियावली ने इतिहास का सहारा लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में कहा कि स्विट्ज़रलैंड की जो जनता है वह रिपब्लिक के लिए योग्य है, लेकिन इटली की जनता गणतंत्र के लिए योग्य नहीं है। इसके लिए उन्होंने राजतंत्र को ही आदर्श पॉलिटी बताया। अगला है यथार्थवादी। यथार्थवादी और आदर्शवादी। देखिए, राजनीति शास्त्र में आदर्शवादी से तात्पर्य अलग अलग है। जैसे प्लेटो आदर्शवादी हैं। एक अर्थ ये होता है आदर्शवाद का, जो आदर्श में बिलीव करता हो, जो वैल्यूज़ में बिलीव करता हो, आइडियल्स में बिलीव करता हो, उसे हम आदर्शवादी कहते हैं। ये एक लेमैन या सामान्य अर्थ है आम जिंदगी में। दूसरा अर्थ है जो पावर ऑफ आइडियाज़ को महत्वपूर्ण मानता हो, तात्विकता को महत्वपूर्ण मानता हो, वह आदर्शवादी कहलाता है। जैसे कि प्लेटो ने कहा कि जो चीज़ यथार्थ में है वह अपने संपूर्ण रूप में एक आइडिया के रूप में अस्तित्व रखती है, तो या हर चीज़ का आइडियल फॉर्म है, वह एक तत्व के रूप में है, इसे आदर्शवादी कहा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में आदर्शवादी वो लोग हैं जो शांति को आदर्श के रूप में मानते हैं और मनुष्य के स्वभाव को शांति स्थापना में या शांति का इच्छुक मानते हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्थापना करना चाहते हैं, पीस लविंग हैं, ये लोग आदर्शवादी कहलाते हैं। वैसे ही यथार्थवादी वो लोग हैं जो व्हाट ought टू बी ये होता है क्या होना चाहिए कि बजाय व्हाट इट इज़ पर
फोकस करते हैं। व्हाट इट इज़ यानी क्या है, वास्तव में क्या होता है। तो मैकियावेली ने भी वैल्यूज़, आदर्श, इनकी बजाय वास्तव में क्या होता है उस पर बल दिया। कि मैकियावेली से पहले की जो विचारक हैं वो एक आदर्श पॉलिटी, एक आदर्श शासन व्यवस्था का वर्णन करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है उस पर कम जोर देते हैं। मैकियावेली इस मामले में यथार्थवादी हैं। वो सबसे पहले ये बताते हैं कि मनुष्य की जब प्रवृत्ति इतनी दुष्ट है तो उसके पॉलिटी का शासन रूप ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए। तो ये जो व्हाट इट इज़ पर फोकस है ये मैकियावेली को यथार्थवादी बनाता है। दूसरा, मैकियावेली ने ऐसे किसी प्लेटोनिक या ऐसे किसी यूटोपीय आदर्श की बात नहीं की। वो एकदम यथार्थ से चिपके रहते हैं कि जब मनुष्य की नेचर दुष्ट है, व्यक्ति भ्रष्ट है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, विलासिता है, तो राजा को भी नैतिकता की कोई दुहाई नहीं देनी चाहिए, उसे नैतिकता के बंधनों में नहीं बंधना चाहिए। तो मैकियावेली यथार्थवादी विचारक है। अगला है आगमनात्मक। मैकियावेली आगमनात्मक विचारक हैं, जैसे अरस्तु थे। इसका उल्टा होता है निगमनात्मक, यानी डिडक्टिव। प्लेटो डिडक्टिव थे। प्लेटो का, जैसे ये याद रखने के लिए प्लेटो का एग्जाम्पल है कि जैसे प्लेटो का फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा था। हमने आगमनात्मक और निगमनात्मक प्लेटो के जब अध्ययन पद्धति पढ़ी थी तब उसमें पढ़ा था कि निगमनात्मक अध्ययन पद्धति में पहले अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर जनरल कंक्लूजन निकाला जाता है, फिर उसे विशेष उदाहरणों पर लागू किया जाता है। वहीं आगमनात्मक पर पहले, यहाँ जो ये विशेष है ये पर्टिकुलर है और सामान्य का अर्थ है जनरल। तो पहले जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं उनका पर्यवेक्षण किया जाता है, फिर उनका सामान्यीकरण करके सिद्धांत बनाया जाता है। तो ये आगमनात्मक पद्धति थी अरस्तु की और मैकियावेली की। तो ये मैकियावेली के अध्ययन पद्धति के 6 पॉइंट थे। थैंक यू सो मच।